नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ताबरी विद्यालय पर। अभी आरएस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर आरएस बनना तो है, बट कैसे बने समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने पर्याप्त हो जाएगा, डर भी लगता है। उस डर के चक्कर में पढ़ भी नहीं पाते, किताब खोलते हैं तो समझ में नहीं आता। तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्ट्रेटेजी सेशन जो है वो अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि आरएस के लिए अभी अपने को किस प्रकार से रणनीति अपनानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये पहला स्ट्रैटेजी सेशन है, यूट्यूब पर इससे पहले कोई स्ट्रैटेजी सेशन नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारी टॉपर टॉक हुई है, मतलब कि बहुत सारे टॉपर्स ने अपना अनुभव भी शेयर किया है, बहुत सारे टीचर्स ने भी अपना अनुभव शेयर किया है, परंतु उन सभी के अंदर एक कॉमन समस्या है। कॉमन समस्या क्या है कि उन सब के अंदर ये कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया कि राजस्थान के अंदर अगर 4.5 लाख लोग आरएस का पेपर दे रहे हैं, उन 4.5 लाख लोगों का लक्ष्य तो एक है आरएस बनना, परंतु उन सब की वर्तमान परिस्थिति सबकी अलग-अलग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज से पहले 3 बार प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, 2 इंटरव्यू भी दे चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आयु अभी 21 वर्ष हुई है और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में तैयारी ही पहली बार कर रहे हैं या पहले कभी उनका मन नहीं किया, अभी उनका मन किया। तो अलग-अलग परिस्थितियों के लोग हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर कोई स्टूडेंट है, वो दिनेश बिश्नोई जी जो इस साल के आरएस के टॉपर हैं, उनकी बात सुनता है और उसकी बात उनके बात के आधार पर जो है ये तय करता है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी बात उन लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है जो अभी पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं। दिनेश बिश्नोई जी इस साल टॉप करने से पहले कितने पेपर पास कर चुके हैं, कितने सालों से पढ़ रहे थे, किस लेवल का नॉलेज उन्होंने हासिल किया, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर जो है इस स्ट्रेटेजी सेशन के अंदर अपने बात करेंगे कि जो अलग-अलग परिस्थितियों के, अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस के जो आरएस एस्पिरेंट्स हैं, आरएस के अभ्यर्थी हैं, उनको किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। उस सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि जिस युद्ध की अपने बात कर रहे हैं, जो युद्ध अपने लड़ने जा रहे हैं, उस युद्ध में क्या होता है, क्या नहीं होता, मतलब ये आरएस प्रीलिम्स में पेपर में क्या आता है। तो आरएस प्रीलिम्स जो है उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 नंबर का आता है, 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है। हालाँकि इन सब के अंदर एक अच्छी बात ये है कि जो 150 के 150 क्वेश्चन हैं, इन सभी का इक्वल वेटेज है, मतलब कि सभी का 1.33 नंबर ही मिलता है। चाहे वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आया, वो आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, डेटा वाला क्वेश्चन था, कांसेप्ट वाला क्वेश्चन था, रीज़निंग का क्वेश्चन था या हो सकता है कि राजस्थान जीके का क्वेश्चन था, इंडियन जीके का क्वेश्चन था। किसी का भी हो, पेपर में आने के बाद क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन, पर्सन पर्सन है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये नहीं करना है कि मेरे को एक को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और एक को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या जो आरएस के अंदर आती है, खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए, कि कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे जो रहते हैं, उनके साथ समस्या क्या है कि सर हमारे क्वेश्चन तो ज़्यादा सही हो रहे थे, बट नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो है, हमने 5-7 नंबर माइनस करवा लिए और उसकी वजह से कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह गए। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत क्वेश्चन के कारण जो है आपके टोटल स्कोर में से उस क्वेश्चन का जितना भी टोटल 1.33 बन रहा था, उसका 1/3 भाग काटा जाएगा। ठीक है? चौथी बात जो ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका उद्देश्य केवल और केवल जो है गधे और घोड़ों में अंतर करना है, ताकि मेंस के अंदर केवल घोड़ों को दौड़ाया जाए, उसमें कोई भी केवल जो है घोड़ों को ही दौड़ाया जाए। उसमें कोई भी ऐसा अभ्यर्थी ना हो, जो कि आरएस के लायक नहीं समझा जा रहा आरपीएससी के द्वारा, उसको पहले ही बाहर कर दिया जाए और उसको मेंस तक नहीं घसीटा जाए। इसी वजह से जो प्रीलिम्स का जो स्कोर होगा, वो आपके आगे कहीं भी काम नहीं आएगा। आप चाहे आरएस प्रीलिम्स को कट ऑफ प्लस 5 नंबर से पास करते हैं या कट ऑफ प्लस 50 नंबर से पास करते हैं या कट ऑफ प्लस 0.50 से पास करते हैं, एक ही बात है। 2 ही कैटेगरी बनेगी, या तो आपका प्रीलिम्स पास हुआ है या आपका प्रीलिम्स फेल हुआ है। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है कि बहुत अच्छे नंबर से प्रीलिम्स पास हुआ है या बहुत मतलब कि जो है एक सामान्य नंबर से प्रीलिम्स पास हुआ है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका फ़र्क केवल और केवल आपके आत्मविश्वास पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आरपीएससी कोई अंतर नहीं करती है उसके अंदर। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है अपने स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। चौथी बात, या अपने वैसे नेचर देखें, तो हमें ध्यान रखना है कि जो आरएस प्रीलिम्स का पेपर है, इसके अंदर रूल ऑफ 85 मार्क्स लगता है। रूल ऑफ 85 का मतलब है कि कुल 200 में से सामान्यतः 85 नंबर वाला स्टूडेंट जो है वो पास हो जाता है। 85 नंबर का मतलब है कि आपको 150 में से जो है 65 से 70 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज ही केवल 65 क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ेंगे और 80 को इग्नोर ही कर चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है।
आप भविष्यवाणी के आधार पर अगर आप अधिकारी बनना चाह रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये जितने भी लोग, जितने भी टीचर प्रेडिक्शन देते हैं कि ये आता है और ये नहीं आता, ये सारे के सारे लोग ध्यान रखना रिएक्टिव है, प्रतिक्रियात्मक है। मतलब कि पेपर होने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। हर बार पेपर नया आएगा और खास करके पिछले 2 साल में जिस तरीके से आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो हर पेपर के अंदर जो है कुछ ना कुछ नया करतब करेगा ही करेगा। तो इस बार भी करेगा, उसमें क्या दो राय है, और करना भी चाहिए, वो कोई गलत भी नहीं है। आप प्रेडिक्शन के आधार पर जो है अधिकारी तो नहीं बन सकते हैं, कर्मचारी फिर भी बन सकते हैं। अधिकारी और कर्मचारी में कुछ तो अंतर करना ही पड़ेगा। बट इसका मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो चाहे हम सर्वज्ञाता नहीं बन पाते हैं, हमें सब कुछ नहीं आता है, फिर भी हम आरएस प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, वो संभव है। दूसरा निष्कर्ष इससे जो निकलता है वो ये निकलता है कि यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है एक्यूरेसी पर, कि आपको 65 क्वेश्चन से ही करने हैं। मतलब आप जो पढ़ो वो बहुत अच्छे से पढ़ो, सारा शायद ना पढ़ पाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी प्रीलिम्स पास हो सकता है। प्रोवाइडेड, मतलब कि आपको करना क्या है, जो पढ़ा वो बहुत गहनता के साथ, वो बहुत गहराई के साथ, बहुत गंभीरता के साथ अगर आपने पढ़ा, तो प्रीलिम्स में पास होने की संभावना ज्यादा है, बजाय उस स्टूडेंट के जो कि सभी चीजें पढ़ रहा है परंतु सरसरी नजर से पढ़ रहा है, बिना मन लगाए पढ़ रहा है, उसकी तुलना में। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है अपने स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आरएस प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी आरएस के टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें सब आज के समय में अलग-अलग परिस्थितियां हैं सबकी। मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इस वीडियो के पर्पस के लिए, या ओवरऑल मुझे लगता है कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है पढ़ाने का उसके आधार पर। पहली कैटेगरी जो है वो है वेटरन्स, अनुभवी लोग। मतलब कि ऐसे लोग जो आज से पहले प्रीलिम्स मेंस पास कर चुके हैं, 2-2 इंटरव्यू दे चुके हैं, या फिर जो है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक पे लगे हुए हैं, टीचर लगे हुए हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी के मेंस दे चुके हैं, ऐसा कुछ कर चुके हैं। तो वो 5-6 साल से जो है वो पढ़ाई, इन कॉम्पिटिशन, इस सिलेबस के टच में है, सब कुछ वो पढ़ चुके हैं। अब उनके लिए रणनीति जो है बिल्कुल अलग होगी। आप उसकी तुलना उस स्टूडेंट से नहीं कर सकते जो पहली बार आकर आरएस की कोचिंग कर रहा है, जिसको अता पता ही नहीं है। तो एक उस विद्यार्थी की तुलना उससे तो नहीं हो सकती है जो 2 मेंस दे चुका है, प्रीलिम्स पास कर चुका है, यूपीएससी मेंस लिख कर आ चुका है। तो वो एक अलग कैटेगरी है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी अपने देखेंगे। दूसरी कैटेगरी है मिड लेवल। मिड लेवल का मतलब है जिनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन उनका पिछले साल ही पूरा हो गया था, पिछला प्रीलिम्स भी दिया बट पास नहीं हो पाए, सफलता हाथ नहीं लगी। एक वो कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिलेबस पढ़ा तो है पर ढंग से कुछ भी नहीं आता। तो इस कैटेगरी के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी अपने देखेंगे। तीसरी चीज बिगिनर्स, जिन्होंने इसी साल आरएस के साथ जो है अपना संघर्ष शुरू किया है, फाउंडेशन शायद उनका पूरा भी नहीं हुआ होगा, चल ही रहा होगा, या अगर पूरा भी हुआ है तो 2-4 महीने पहले ही हुआ है, उनको आरएस प्रीलिम्स का अनुभव भी नहीं है, दूसरे कंपटीशन में उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा फाइट नहीं किए हैं, या ऐसा कहें कि दूसरे कॉम्पिटिशन्स में भी उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, बिगिनर्स हैं। इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? तो इन तीनों ग्रुप्स के लिए अपने अलग-अलग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हमारे महानुभावों की, जो वेटरन्स हैं, जो अनुभवी हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपने जीवन के अंदर पहले आरएस प्रीलिम्स या मेंस या आईएएस प्रीलिम्स, मेंस या असिस्टेंट प्रोफेसर या ऐसा कुछ भी गस्टेड रैंक वाला या सीनियर एग्जाम पास कर चुके हैं, या एक्स सर्विसमैन टाइप की चीज़ है, या वो पिछले 5-6 साल से जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो अगर आप देखोगे तो आपको फाइनल लिस्ट के अंदर टॉप 100 में ऐसे ही लोग मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले 5-7 साल से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के टच में है, या वो पढ़ाई यूपीएससी की हो सकती है या वो पढ़ाई आरपीएससी की हो सकती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इससे पहले 2-3 कॉम्पिटिशन जो है वो क्रैक कर रखे हैं। एक कैटेगरी है। अब इन कैटेगरी के साथ क्या होता है और इस कैटेगरी को क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो देखो इन लोगों के साथ क्या है कि इनको सब कुछ आता है। सब कुछ आता है मतलब कि जो संभव है, जितनी अकेडमीज़ के नोट्स है ये सारे पढ़ चुके हैं। जितनी किताबें हो सकती है वो पढ़ चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ भी इनको रटी हो चुकी है क्योंकि 2-2 3-3 बार इन्होंने टेस्ट सीरीज़ कर ली। हो सकता है कि एक पेपर इन्होंने 4 बार दे लिया। तो यही वो लोग हैं जो बताते हैं कि यहाँ तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बाकी नए वालों को तो पता ही क्या है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन्होंने पहले क्वेश्चन देखे ही कहाँ है। तो ये वो कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी के साथ समस्या क्या है कि एक सबसे बड़ी दुविधा है कि सर पढ़े तो पढ़े क्या? क्योंकि सब कुछ तो पढ़ चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं है, मन को शांति कैसे दें? बिना पढ़े तो प्रीलिम्स की सोच भी नहीं सकते। तो मन को शांति देंगे कैसे?
तो इस कैटेगरी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर उसकी बात करें, पहली बात, इस कैटेगरी को आज की डेट में जो है, जो इनकी तैयारी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए, मतलब कि प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। इनको केवल प्री पर फोकस करने की चिंता वो नहीं है, या चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी के द्वारा जितनी तैयारी की जा सकती है प्रीलिम्स की, वो तो इन्होंने कर रखी है। अगर अब भी कोई चूक रह रही है या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो किस्मत का खेल हो सकता है, या ऐसा कहें कि उसके अंदर सटीकता का अभाव हो सकता है, प्रिसाइजनेस कम हो सकती है, नॉलेज या सूचना का अभाव इनके पास नहीं है। जो संभव है वो इन्होंने पढ़ दिया। अब अगर उस किताब को दोबारा भी पढ़ोगे तो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अब ये क्या करेंगे, तो पहला काम ये क्या करेंगे कि एक एकीकृत स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एकीकृत स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि 70% टाइम इनके दिन का जो है वो प्रीलिम्स के लिए जाना चाहिए, 30% टाइम जो है वो मेंस के लिए जाना चाहिए। 70% टाइम प्रीलिम्स के लिए, 30% टाइम मेंस के लिए। अगर आज की डेट में ये लोग मेंस इग्नोर करते हैं, प्रीलिम्स तो शायद इनका पास हो जाएगा, शायद मेंस भी पास हो जाए, बट ये वो लोग हैं जो अच्छी रैंक ला सकते हैं। इनको केवल सिलेक्शन के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपका पिछली बार नहीं हुआ, बट उसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। सूचना का अभाव या ज्ञान का अभाव उसका कारण नहीं है। ज्ञान आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। ज्ञान अब आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। अब एक खुद में विश्वास, आत्मविश्वास जो है वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। उसके लिए आपको 70-30 का रूल फॉलो करना है। 70% टाइम प्रीलिम्स को दीजिए, 30% टाइम जो है मेंस को दीजिए। आपकी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी एक साइक्लिक स्ट्रेटेजी रहेगी। स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी आपकी? वो रहेगी, आपको डेली क्या करना है, एक टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। सुबह-सुबह उठते ही ये काम करो। इस सेक्शनल टेस्ट के बेस पर जो है, ये मत देखो कि आपका स्कोर कितना आया। पहली बात तो ये देखना ही भूल जाओ कि टेस्ट का मतलब ये होता है कि मेरा स्कोर कितना आ गया। कम आ गया तो ऐसे डर जाओगे, ज़्यादा आ गया तो ऐसे हवा में आ जाओगे, दोनों ही चीज़ें नुकसान करेगी, है ना? हमारे टेस्ट देने का पर्पज़ क्या है? हमारा टेस्ट देने का पर्पज़ है कि हमें गैप ढूँढना है कि जो 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत हुए, वो क्यों हुए? इसके बाद जो है रिवाइज़ करो। जो गलत हुआ केवल उसी को रिवाइज करो, सारे को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई, जिस टॉपिक के जिस भाग में आपको प्रॉब्लम आई, यार ये क्वेश्चन मुझे कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन का आता था, बट मैं ना वास्तव में सही से ऑप्शन नहीं समझ पाया, तो ये वर्ड जो है मेरे को आगे से ध्यान रखना है। अब इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इन स्टूडेंट को एक एरर लेजर बनानी पड़ेगी। एरर लेजर का मतलब है अपनी गलतियों का हिसाब रखना पड़ेगा। बेस करना आपको अंततः यही है कि दिनों दिन अपनी गलतियों की संख्या को कम करना है। सूचना नई एकीकृत करने की या नई सूचना सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसमें क्या होगा, जैसे आप टेस्ट देते हैं, एक कॉपी के अंदर 3 चीज लिखिए। पहली चीज ये लिखिए कि कौन सा ऐसा फैक्ट था जो आप भूल गए, जो पहले आपको आता था, किसी मंदिर का नाम था या मंदिर के बारे में कोई डिटेल थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, वो आपको पता थी, बट पेपर के समय में आप भूल गए। उसको अलग से लिखिए कि मैं ये भूला था। दूसरा, उसी के अंदर आप लिखिए कि कौन सा कंसेप्ट आपका गलत हो गया, कि आप लॉजिक कौन सा भूल गए, कौन सा लॉजिक नहीं समझ पाए, कि यार ये बारीकी मैंने इग्नोर कर दी पेपर में, ये नहीं करनी है। उसका भी हिसाब रखिए कि मेरे को ये इग्नोर नहीं करनी है। तीसरी चीज, कौन सी स्लोपी मिस्टेक आपसे हुई है। स्लोपी मिस्टेक का मतलब कि आपने ये नहीं देखा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, ऐसी कोई गलती हुई है। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा आपका महारत, जो आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होने वाला है, वो आपका ये गलतियों की हिसाब की जो बही खाता आप गलतियों का बनाओगे, यही होने वाला है। पढ़ने की बजाय इस पे फोकस कीजिए, गलतियां ढूंढिए, गलतियों का हिसाब रखिए और उनकी संख्या में निरंतरता कमी करते जाइए। बाकी 30% टाइम अपने दिन का जो है, मतलब कि सुबह अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो दोपहर में 2-3 बजे तक प्रीलिम्स का निपटाया, शाम को 30% टाइम मेंस के लिए दिया, हिंदी इंग्लिश पढ़े, 2-3 क्वेश्चन लिखे, 2-3 आंसर लिखे। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट है। केवल उन्हीं किताबों को उठाकर वापस पलट देने से आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आने वाला है, या आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी में कोई भी वृद्धि नहीं होने वाली है। तो ये तो रही वेटर्न्स के लिए स्ट्रेटेजी। अब ये उन्हीं के लिए है जो महानुभवी हैं, ये उनके लिए नहीं है जो इस साल प्रीलिम्स पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने एक भी बार प्रीलिम्स पास नहीं किया है, या जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी नए-नए लोग हैं। अब दूसरा ग्रुप आता है हमारा मिड लेवल एस्पिरेंट्स। मिड लेवल एस्पिरेंट्स मतलब कि वो लोग जिनका फाउंडेशन पूरा हो चुका है, केवल प्रीलिम्स देना है, बट अभी तक कभी जीवन में प्रीलिम्स पास नहीं किया है, या ऐसा कहें कि बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है अभी तक तैयारी का, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स अभी तक क्रैक नहीं किए हैं, बहुत बड़ी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। हालाँकि ये लोग वो हैं जिन्होंने सामान्यतः तैयारी की जो शुरुआत है, वो इनमें से सब लोगों ने तैयारी की शुरुआत 2024 या 25 के बीच में की थी।
अब 25 के अंत आते-आते इनकी तैयारी खत्म हो चुकी है, जो अकेडमी इनको करवा सकती थी, वो करवा दिया। अब इनको लगता है कि अब क्या करें, अकेडमी का कोर्स तो कर लिया, 18 महीने 20 महीने जो है हमने लगा दिए, बट आता तो अब भी कुछ नहीं है। अब इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी या इनको क्या करना पड़ेगा वो हमें देखना है। ऐसा है कि इन्होंने सारा सिलेबस पहले पढ़ा हुआ है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे ये अनजान है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, टॉपिक नहीं है जिसके बारे में इनको पता नहीं है, पता सबके बारे में है, ढंग से नहीं पता और ये नहीं पता कि प्रीलिम्स कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ड्यूल इंजन स्ट्रैटेजी लगानी है। ड्यूल इंजन स्ट्रैटेजी मतलब कि आपको 2 चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है। 2 चीज़ें क्या होगी, आपके दिन का एक पार्ट जो है, इस तरीके से अपने दिन को विभाजित कीजिए। आप जल्दी उठने वाले हैं या लेट पढ़ने वाले हैं, जिस भी प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक एक जीएस का सब्जेक्ट मतलब कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको पढ़िए, ठीक है? इसमें आपके दिन का 60% टाइम जाएगा। लक्ष्य ये है कि हर 2 हफ्ते में सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। 15 दिन में आपको एक सब्जेक्ट पूरा करना है, इंडिया का। बाकी 30% टाइम जो है वो रटने वाली चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि लास्ट तक आते-आते पेपर पास आएगा, तब आप पढ़ चुके होंगे, पर याद कुछ भी नहीं होगा और एक साथ चीज़ें याद नहीं की जा सकती है। हम सभी मनुष्य हैं, मानव हैं, एक लिमिटेड कैपेसिटी है हमारी। हम कोई ऐसा नहीं है कि जीपीयू लगा हुआ है हमारे एआई वाला या हमने कोई बहुत हाई लेवल की कैपेसिटी अर्न कर रखी है। सभी सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, साधारण विद्यार्थी हैं। तो हमें क्या करना है, 2 चीज़ें एक साथ करनी है, पढ़ना है और रटना है। पढ़ना इंडिया को है, रटना राजस्थान को है। राजस्थान के रटने वाली चीज़ों की एक सूची बनाइए। राजस्थान ज्योग्राफी पूरा रटने का है, हर टॉपिक की एक सूची बना ली कि ये राजस्थान के ज्योग्राफिक डिविजन्स है, हिल्स है, माउंटेन्स है, लेक्स है, मिनरल्स है। रोज़ मेरे को एक टॉपिक रटना है। इधर ये पढ़ते जाइए, आप अगले 2 महीने के अंदर पढ़ने वाला काम पूरा कर देंगे इंडिया वाला। अगले 2 महीने के अंदर आप 60 रटने वाले टॉपिक भी पूरा कर देंगे, जिसमें सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी। तो 2 चीज़ों को आपको पैरेलली चलाना पड़ेगा। आप अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी एक किया, तो अंत में जाकर दूसरी चीज़ आपके ऊपर बर्डन बन जाएगी और आपकी तैयारी जो है, वो एक इस पे हम कहें कि उस तैयारी में नुकसान हो जाएगा। तो हमें ड्यूल इंजन स्ट्रैटेजी लगानी है, 2 चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है, दिन को 2 पार्ट में हमें बाँटना है। ठीक है? अब इनको करना क्या है, इनको रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी लगानी है। रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि कैसे, कि फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को इंडियन पॉलिटी पढ़नी है ना, कि सर मैं अगले 15 दिन में इंडियन पॉलिटी पढ़ता हूँ। अब इंडियन पॉलिटी का मैंने क्या किया कि मैंने पीवाईक्यूज देखे, देखने हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। फिर मैंने उसकी पढ़ाई की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, फिर मैंने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए। ये 3 स्टेप आपके रिपीट होंगे हर टॉपिक के लिए। पहले पीवाईक्यू, फिर पढ़ाई, फिर पीवाईक्यू, पहले पीवाईक्यू, फिर पढ़ाई, फिर पीवाईक्यू। अब ये पढ़ाई आप हो सकता है कि नोट्स में से करते हैं, किताब में से करते हैं और हो सकता है कि आप वीडियो से करते हैं। अब कौन-सी किताब अच्छी है, कौन से नोट्स अच्छे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें डिटेल्ड ये चीज़ें हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की चीज़ें भी रहेगी, डिटेल्ड माइक्रो लेवल पर एनालिसिस रहेगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो हमें 2 काम करने हैं, इंडिया का सब्जेक्ट उठाना है, मेजर सब्जेक्ट उठाना है, साथ में रटना है। सब्जेक्ट उठाना है, रात को रटना है, सब्जेक्ट उठाना है, रटना है। अगर हमने ये किया तो अगले 2-3 महीने में हम जो है उस लेवल पर पहुँच जाएँगे कि अब हम रेस में आ चुके हैं, पीछे नहीं हैं। अब बस थोड़ा-सा जो है और ज़ोर लगाकर भागना है, उसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको अभी वीडियो के अंत तक बता दूँगा, ठीक है? तो ये ड्यूल स्ट्रैटेजी इनको फॉलो करनी पड़ेगी, रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है? अब बात आती है तीसरी कैटेगरी, फ्रेशर्स, बिगिनर्स, जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस ही नहीं किया है या किया है तो कोचिंग ने करवाया है, बट आपने अभी तक नहीं किया सिलेबस। आपका फाउंडेशन चल रहा है या अभी-अभी खत्म हुआ है और पहली बार आप प्रीलिम्स देने की सोच रहे हैं। आपको देखो सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए, वो क्या, कि आरएस का सिलेबस इतना बड़ा है प्रीलिम्स का, जो पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं हो, पूरा कर पाना आपके लिए संभव नहीं है। मतलब कि बहुत अच्छे से सारा सिलेबस करना, तो आप उसके पीछे भागो ही मत। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान रखना है कि आरएस के अंदर क्वेश्चन चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री का हो, जिसको रटना बहुत मुश्किल है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे का हो, जिसको रटना भी बहुत मुश्किल है, और चाहे वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो, जिसको समझना कुछ लोगों के लिए आसान है, बट मार्क्स दोनों के बराबर हैं। मार्क्स में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, इन बिगिनर्स को जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी की, अभी-अभी शुरुआत हुई है, सबसे पहले हमें जो है आइडेंटिफ़ाई करना है कि कहाँ से ज़्यादा स्कोर होता है, कहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कम एफर्ट में, कम प्रयास में ज़्यादा फल आपको मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले
आता है नहीं आता, रीजनिंग को निपटा दो, गणित को निपटा दो। नहीं आता, एसएससी यूट्यूब की वीडियो उठाओ। जरूरी नहीं है कि आरएस की मैथ्स करने के लिए आरएस की एकेडमी की वीडियो देखो। आरएस की एकेडमी जो होती है वो जीएस ओरिएंटेड होती है, जनरल स्टडीज की एक्सपर्टाइज होती है उनके पास, मैथमेटिक्स की एक्सपर्टाइज नहीं होती है। टॉपिक उठाओ, उसके आगे एसएससी लिखो, आपको नोएडा वोएडा जितने भी भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं उन सबके वीडियोस मिलेंगे, उसको देख दो। पर पहले इसको कर दो, ये आपको एक इतना आइस दे देगा जितना आपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो आपको लगता है कि आत्म संतुष्टि मिलती है, ओह मेरे को पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, वो पेपर में आपको फायदा देना दे, बट ये पेपर में आपको फायदा दे देगा। दूसरी चीज, राजस्थान ज्योग्राफी है, क्यों रटना है, रटो इसको। राजस्थान की स्कीम्स है, पता है 8-10 क्वेश्चन आने आने हैं, अब उसमें समझ कुछ नहीं करेगी, अनुभव कुछ नहीं करेगी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ो इसको। करंट अफेयर है कोर, इसकी भी करंट अफेयर की मैं एक अलग से क्लास आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अभी जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, उसकी भी अपनी चर्चा करेंगे आगे आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में अपनी बात करेंगे। ठीक है, आपको टाइम किस पे वेस्ट नहीं करना, राजस्थान इंडिया की एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री पर। राजस्थान की जो डायनेस्टीज है जिसको लेकर इतना बड़ा, मतलब कि राजस्थान के बड़े बड़े टीचर इस विषय पर बने हुए हैं, इतना पढ़ दोगे आप उनमें, संभव ही नहीं है एक बिगिनर के लिए कि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर दो। आत्म संतुष्टि वाले स्तर तक तैयार कर सकते हो, पेपर में जिस लेवल के क्वेश्चन उसमें से निकल कर आएंगे असंभव हो जाएगा आपके लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अथा डेटा है, क्वेश्चन 2-3 निकल रहे हैं, तो इस तरीके से अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहले उन फलों को खाओ जो आपकी पहुंच में है, फिर अगर समय बचे, ऊर्जा बचे तो उनके लिए सीडी भी लगाओ जो पहुंच से दूर है, आसमान में भी छेद कर दो, समय बचे, एनर्जी बचे तो। बट पहले उन फलों को खाओ आप लोग जो सीधा सीधा आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं, जो आपकी प्लेट में परोसा गया उसको तो खा लो। उसके बाद जो है अपनी मेहनत से, अपने शिद्दत से जो है कोई नया खाना पकाने की सोचिए। तो इनको ये स्ट्रेटेजी लगानी है कि सिलेबस में एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना है, ये देखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बाकियों को ये नहीं देखना है, इनको ये देखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो तीनों कैटेगरी को अलग अलग तरीके से जो है पढ़ाई करनी है, तब जाकर जो है आप एक पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। एक कैटेगरी वाला दूसरी कैटेगरी को कॉपी करके कुछ नहीं बनेगा। अब तीनों ही कैटेगरी को अपना रोड मैप कैसे रखना है, देखो हम जानते हैं कि अभी जून चल रहा है और हमारा पेपर नवंबर में अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है नवंबर में। तो हमें क्या करना है, हम चलो एक बार इसको बफर टाइम मान लेते हैं, अक्टूबर तक का टाइम लेकर चलते हैं। ये जो पहले 2 महीने हैं, मतलब कि जून और जुलाई है, इसका है फाउंडेशन। हर वर्ग को अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। पहली कैटेगरी जो थी वेटर्न, उनको 70-30 का रूल फॉलो करना है, 70% टाइम प्रीलिम्स को देना है, 30% टाइम्स अब भी वो मेंस को देते रहें, ज्यादा अच्छा है। दूसरी कैटेगरी जो मिड लेवल वाले थे, उनको ड्यूल इंजन रूटीन फॉलो करना है, मतलब कि इंडिया का एक सब्जेक्ट उठाना है, समझने वाला, पढ़ने वाला, रात को रोज रटना भी है। तीसरी वालों को पहले हाई रिटर्न वाले या जो ज्यादा वेटेज वाले पेपर है वो करने हैं, अगले 1-2 महीने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। उसके बाद दूसरा कंसोलिडेशन फेज, अगस्त में जाकर हमें हमारे सबको गियर बदलने हैं। ये जो अभी अपने चर्चा की थी ये पहले 2 महीने के लिए, नींव बनाने के लिए, आपकी फाउंडेशन सेट करने के लिए है। जैसे अगस्त आएगा, अगस्त में हमें सबको अपने गियर बदलने हैं। कैटेगरी 1 जो महानुभवी थे उनको भी अपना गियर बदलकर 100% टाइम प्रीलिम्स पे दे देना है। कैटेगरी 2 केवल और अब जो है आप पेपर देना स्टार्ट कीजिए, हर हफ्ते एक पेपर दीजिए। कैटेगरी 2 वाले वो लोग जो कि मिड लेवल पर थे, जो वो पहले फाउंडेशन कर चुके हैं, अब वो अगस्त में पेपर स्टार्ट कर सकते हैं देना। कैटेगरी 3 वाले, अब जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट भी बचे थे उसमें भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप पढ़ लीजिए, नहीं इंटरेस्ट है छोड़ दीजिए। जैसे ही अक्टूबर आएगा, तीसरा फेज है, यहां पर तीनों कैटेगरीज मर्ज हो जाए, वो किसी भी कैटेगरी में। अब एक ही काम बचेगा, वो एक ही काम है टेस्ट देना, एमसीक्यू सॉल्व करना, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग रिवाइज करना। तो पहले 2 महीने में सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, फिर अगस्त में स्ट्रेटेजी अलग अलग है, सितंबर में, अक्टूबर में सबकी स्ट्रेटेजी क्या है, सेम हो जानी चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी वर्तमान की चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य के लिए रणनीति बनाओगे, तब जाकर जो है आपकी रणनीति सफल रहेगी। यहाँ पर एक डाउट ये आ सकता है कि सर टेस्ट सीरीज कब से दें, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊंगा कि किसको टेस्ट सीरीज कब से देनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको अभी बताया कैटेगरी 1 वाले तो अभी से सेक्शनल टेस्ट देंगे ही देंगे, देना भी चाहिए। 70% टाइम उनका, जैसे कि उनका काम यही था कि अपने
गलतियों का लेखा-जोखा बनाना है, गलतियों का पता भी कहाँ से चलेगा कमियों का? तो टेस्ट सीरीज से चलेगा। कैटेगरी 2 वाले अगस्त में स्टार्ट कर सकते हैं, कैटेगरी 3 वाले जो है वो अक्टूबर में दीजिए। आपके टेस्ट से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, जब तक आपको कुछ आता नहीं है, आप किस चीज़ का मूल्यांकन करोगे कि आपकी कमियाँ क्या है? अभी तो सब कुछ ही कमियाँ ही हैं, खाली किताब पढ़े हैं अभी तो हम, है ना? अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बार जो 2-5% लोग जो है वो ये 5% 5वें ऑप्शन की वजह से एलिमिनेट ना हो जाए। इसके लिए हमें 2 काम करने हैं। पहली बात, हमें जब भी टेस्ट देना है ये देखना है कि हमारा टेस्ट 2 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। आप ये मान के मत चलो कि 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। 15 मिनट बफर रखो। उस 15 मिनट में केवल और केवल जो है अपनी ओएमआर को चेक करने की कोशिश करो। केवल और केवल ओएमआर को। ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जो लास्ट में अक्टूबर का टाइम है, उसमें जब आप टेस्ट दे रहे हो तो प्रॉपर ओएमआर पे टेस्ट दीजिए आप। तो इस तरीके से जो है हम इस ब्लंडर से भी बच सकते हैं। अब बात आती है कि हमें आज से क्या करना है, तो आज से आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से जो आपको शेड्यूल बनाना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। किसी दूसरे के हिसाब से चलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से चलिए। आपका पेपर आप दोगे, कोई दूसरा नहीं देगा। आपके पेपर में सिलेक्शन या फेलियर या विफलता जो भी सक्सेस या फेलियर जो भी मिलेगा वो आपको मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप हो, कोई दूसरा नहीं है। अपनी वर्तमान परिस्थिति को पहचानिए, उसके हिसाब से जो है काम करिए। अब क्या गलतियाँ नहीं करनी है? हमें टॉपर्स की टॉक को या स्ट्रैटेजी सेशंस को ऐसे ब्लाइंडली रोज़ हर चौथे दिन यूट्यूब पे देखना कि हाउ टू क्रैक द आरएस, आरएस कैसे पास करें? यूट्यूब देखने से आरएस पास नहीं होगा। आपने एक बार आज बैठकर देख लिया, अपनी वर्तमान परिस्थिति देख लिया, चिंतन कर लिया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद जो है आपको अगले 2 महीने काम करना है। अपना दिमाग पढ़ाई में लगाना है, दिमाग यूट्यूब पे नहीं लगाना। दूसरी चीज़, किसी दूसरे से कंपैरिज़न करने की। लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इधर दूसरा बैठा है, वो इधर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करो जो वो कर रहा है। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करोगे, क्योंकि आपकी परिस्थिति उससे पूर्णतः अलग है, आपकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता उससे पूर्णतः अलग है, आपका इंटेलेक्चुअल गेम उससे टोटली अलग है। किसी से कंपैरिज़न करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तीसरी चीज़, डर। पेपर से पहले अभी से डर जाना कि सर क्या पता क्या होगा, इतना कुछ पढ़ने वाला पड़ा है। अगर आपने आज बैठकर चिंतन कर लिया कि आप किस कैटेगरी में हो, आपने अगर अपनी रियल टेस्ट कर लिया, रियलिटी जान ली, वास्तविकता जान ली, तो उसके बाद आपको डर नहीं लगना चाहिए, किसी भी प्रकार का। और अगर आप आज से 4-5 महीने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब आप हर चौथे दिन एनालिसिस करते हो कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता। हर चौथे दिन खुद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। आज मूल्यांकन कीजिए और उस मूल्यांकन के आधार पर जो है अपनी रणनीति बनाइए। बाद में आपको मूल्यांकन जो है वो सीधा लास्ट में कर लेना, बाकी आरपीएससी कर ही देगी आपका मूल्यांकन कि आप में कितना दम है। 5 ही चीज़ कि वो टाइम निकला जा रहा है, मत घबराओ, 5 महीने हैं। 5 महीनों का मतलब होता है मोटा-मोटा 150 दिन। 150 दिन में एक आदमी अगर एक दिन में 10 पेज भी पढ़ता है, 10 पेज भी याद कर पाता है तो 1500 पेज। आप अपने सारे नोट्स ऐसे रख के देखना कितने पेज के बनते हैं, है ना? और वो तो तब है जब उन्होंने कोचिंग वालों ने इतना अथाह फालतू का लिखवा रखा है, तब उसके बाद भी आप ऐसे ऐसे पेज काउंट करना सब रखकर कितने पेज बनते हैं। आपके पास अगर एक सामान्य विद्यार्थी एक दिन में 10 पेज पढ़ता है तो भी 1500 पेज याद करने का स्कोप है। इतना ही सिलेबस है भाई। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको 200 में से 200 लाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब बात आती है आरएस के लिए हैबिट्स थोड़ी-सी क्या ध्यान रख क्यों मुझे लगता है कि आरएस में सक्सेस या आरएस या सिविल सर्विसेज में ओवरऑल जो आपकी सफलता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो आपकी आदतें हैं कि आप में किस प्रकार की आदतें हैं। आपकी आदतें ही आपको सफल अभ्यर्थी बनाती है। आपकी क्षमताएँ यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ का गेम नहीं है ये, कि किसमें कितनी क्षमता है। ये क्षमता का खेल नहीं है। खेल ये आदतों का है, हैबिट्स का है, कि किसके अंदर किस प्रकार की आदतें हैं। एक सामान्यतः किस प्रकार की आदतें होनी चाहिए, हालाँकि बिहेवियर के ऊपर अपने एक बार एक अलग डिटेल्ड वीडियो भी बनाएँगे। आपको जो समस्याएँ आ रही है वो आप कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगा। पहली चीज़, इतना ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा हथियार और जो सबसे बड़ी चीज़ जो आरएस में होती है वो होती है निरंतरता। सिविल सर्विसेज में किसी भी कॉम्पिटिशन निरंतरता। निरंतरता का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को ऐसे खाना-पीना छोड़कर, नींद हराम कर कर रोज़ 15-16 घंटे पढ़ें। कितने दिन तक खुद को ऐसे ज़िंदा रख लोगे? 5 महीने का गेम है।
5 दिन 150 दिन। आप 6-8 घंटे पढ़िए, बट रोज़ पढ़िए। चाहे 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए पर्याप्त है, परंतु रोज़ पढ़िए। अपना शेड्यूल इस तरीके से सेट कीजिए जिसको आप 1 महीने तक, 1.5 महीने तक चला सकते हैं। शेड्यूल ऐसा मत सेट करो कि तीसरे दिन ही फट जाए, कि सर आज तो 2 दिन हो गए सोए नहीं, आज तो सोना पड़ेगा। अब 2 दिन ऐसे जग लिए, तीसरे दिन सर दर्द होने लग गया। ऐसे शेड्यूलिंग का फ़ायदा ही क्या? तो हमें हमारी शेड्यूलिंग ऐसी करनी है जो सस्टेनेबल हो, इसको निरंतर चलाया जा सके लंबे समय तक, जिसमें रोज़ 1-2 घंटे वेस्टेज करने का भी टाइम हो, क्योंकि यार देखो मानव हैं, मनुष्य हैं, अभ्यर्थी हैं और यंग ब्लड है, स्वाभाविक सी बात है वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। अब आपने खुद का शेड्यूल बना लिया सुबह 6 से रात को 11 बजे तक, 1 भी मिनट वेस्ट नहीं किया, 3 दिन नहीं करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, 5वें दिन बीच में रिश्तेदारों का फ़ोन भी आएगा, दोस्तों का फ़ोन भी आएगा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी है, खेलने-कूदने का भी मन करेगा थोड़ा बहुत, फ़ोन में एंटरटेनमेंट का भी मन करेगा, तो रोज़ खुद को 1 घंटा दे ही लो पहले से ही, कि 1 घंटा वेस्टेज ही है, ताकि अगर हो भी जाए तो टेंशन ना हो कि यार आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो सबसे बड़ा एडवांटेज आरएस के अंदर या सिविल सर्विसेज़ में दे सकती है, वो दे सकती है 5 एएम रूल। 5 एएम रूल का मतलब क्या है? सुबह 5 बजे उठने की आदत। अगर किसी स्टूडेंट ने सुबह 5 बजे उठने की आदत डाली, तो आप मानिए ना मानिए, हो सकता है कि वो थोड़ा-सा पढ़ाई में पीछे हो उससे बाकियों से, बट आप 90% लोगों से आगे हो जाओगे बिना कुछ किए, बिना पढ़े। क्यों? बाकी 90% लोग 8-9 बजे उठकर जब तक अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तब तक आप एक पार्ट निपटा चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि आज के समय में अगर किसी को कोई हैबिट डेवलप करनी चाहिए, अगर प्रीलिम्स को देखते हुए, तो आप अगर खुद को कष्ट देना चाहते हो तो ये कष्ट दीजिए कि मेरे को 5 बजे उठना है। 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, पढ़ाई नहीं हुई कोई बात नहीं, बैठे हैं और उठना 5 बजे ही है। अगर किसी स्टूडेंट ने इतनी कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली कि रोज़ अगले 5 महीने तक वो 5 बजे उठ रहा है, तो भी आप जो है शायद शायद आप कमज़ोर हों पढ़ाई में थोड़ा, या हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो लाइफ़ में, आपके भटकाव ज़्यादा हो, बट फिर भी आपकी सफलता की जो प्रतिशत है या संभावना है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो अन्य की तुलना में बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसरी चीज़, एक्टिव रिकॉल और पैसिव रीडिंग। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? एक तो तरीका होता है किताब पढ़ने का, किताब खोली, सामने खुली हुई किताब है, अब मुझे नहीं पता कि सामने क्या लिखा हुआ है, पर मैं बैठा हूँ। जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि रीट और छोटे एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ये नहीं पता सामने वाले पेज पे क्या है, बट वो 14 घंटे तक दिन में किताब खोल कर बैठे हैं। आप 18 घंटे खोल लो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। आप पढ़ाई आपके वही काम आएगी जब आपका मन और शरीर दोनों वहाँ किताब में उपस्थित होगा। अगर केवल शरीर किताब में है, मन किताब में नहीं है, तो वो पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। हर पेज, हर पैसेज पढ़ने के बाद खुद के दिमाग से प्रश्न पूछिए कि आपको इसमें से कितना याद रहा? आपने एक पेज पढ़ा, उस पेज को पढ़ने के बाद खुद को 2 मिनट दीजिए, उस 2 मिनट के अंदर ये देखिए कि इस पेज में क्या लिखा हुआ था, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। आपने 1 चैप्टर पढ़ा या 2 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े। 5 पेज पढ़ने के बाद खुद को 10 मिनट का टाइम दीजिए जिसमें ये सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने किताब पलटी और इधर से इंस्टाग्राम चालू, वो पढ़ाई भी काम नहीं आएगी आपकी। नॉर्मली होता क्या है, क्लास का बैच छूटा नहीं, टीचर बाद में निकलता है, पहले सबके फ़ोन जेब से निकलेंगे और धड़ाधड़ अपनी चैटिंग चालू। वो पढ़ाई भी आपके काम नहीं आने वाली। आप जब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने जब भी आपने किताब का पेज बंद किया, उसके बाद 5 मिनट दीजिए देखने के लिए कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ा? आपने पिछले डेढ़ घंटे में क्या पढ़ा? या आप जितनी देर की भी सीटिंग रखते हैं, 45 मिनट, 50 मिनट, जितनी देर भी आप टिक कर बैठ सकते हैं, लगातार बैठ सकते हैं, उस एक सेशन में, उस एक सीटिंग में आपने क्या पढ़ा, वो रिकॉल आपको उसे इंस्टेंटली करना पड़ेगा। रात को सोते समय खुद को आधा घंटा दीजिए कि आज दिन में मैंने कौन से टॉपिक पढ़े थे, कौन-सा विषय पढ़ा, मैं कौन-सा टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में क्या-क्या हेडिंगें थी, उन हेडिंगों में क्या-क्या सब हेडिंगें थी, उन सब हेडिंगों में कौन से ऐसे तथ्य थे जो मुझे मुश्किल लगे थे और मुझे इंटरेस्टिंग लगे थे, वो सारी बातें रिकॉल कीजिए। वो रिकॉल, चिंतन, मंथन, आप उसको जो भी कहो, कुछ लोग इसको चिंतन कहते हैं, कुछ लोग इसको मंथन कहते हैं, कुछ लोग इसको स्वामी विवेकानंद जी का तरीका कहते हैं, जो भी है ये, बट यही सफलता की कुंजी है। यही सफलता की कुंजी है। ज़्यादा पढ़ना सफलता की कुंजी नहीं है। पढ़ना, पढ़ना, रिकॉल करना सफलता की कुंजी है आरएस के अंदर और सिविल सर्विसेज के अंदर। त्याग। देखो आपको एक चीज़ का तो त्याग करना पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि जिस तरीके से आप मई तक जीवन जी रहे थे, वैसे ही आप जून टू अक्टूबर अगर अपनी लाइफ रखते हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, संभव ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले आपका जीवन खराब था। एक चीज़ तो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपके शरीर को और आपके दिमाग को ये सिग्नल तो देना पड़ेगा कि आपने कुछ तो बदलाव किया है खुद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले सोते लेट थे, तो अब आपको सोना जल्दी पड़ेगा। पहले आप रीलें बहुत देखते थे, अब आपको रीलें बंद करनी पड़ेगी।
पहले आप घूमते बहुत थे तो आपको घूमना बंद करना पड़ेगा। एक बदलाव तो खुद के अंदर लाना पड़ेगा। अपने दिमाग को ये सिग्नल देना है कि मैंने त्याग किया है इसके लिए, मैंने सैक्रिफाइस किया है इस पेपर के लिए। तब जो वो सिग्नल है वो आपका मोमेंटम बनाकर रखेगा, वो आपको 4-5 महीने तक टिका कर रखेगा। अदरवाइज़ अगर आपने त्याग नहीं किया, अगर कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है तो फिर क्या है कि उसका हम बहुत दिनों तक आनंद भी नहीं ले पाते हैं। अब आपको क्या त्याग करना है? सोशल मीडिया का त्याग करना है, सोशल मीडिया का कीजिए, घूमने-फिरने का करना है, घूमने-फिरने का कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ़ में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनका करना है, उनका कीजिए, परिवार से दूर रहना है, जो भी करना है बट एक त्याग तो कीजिए। आवश्यक नहीं है तो भी कीजिए। संघर्ष नहीं लिखा किस्मत में, भगवान ने आपको सब कुछ दिया पर तो भी जानबूझकर संघर्ष कीजिए। खुद-खुद के जीवन को थोड़ा-सा मुश्किल बनाइए। जब आप खुद-खुद के जीवन को थोड़ा-सा मुश्किल बनाते हैं, तब आपकी बड़ी सफलता जो है उसकी संभावना बढ़ जाएगी। एक चीज़ को तो नो कीजिए जो आप कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी आदत है, एक आदत तो छोड़िए, जिसकी जो भी आदत है, सबकी अलग-अलग आदतें हैं, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। कोई भी आदत है, एक आदत तो जो मतलब कि कहते हैं ना कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो रोज़ खुद को डिस्कम्फर्ट में डालिए, खुद को आराम से बाहर निकालिए। जीवन में एक पटरी तो बदलिए, कुछ भी बदलिए आप, तब जाकर जो है आपके आरएस में सिलेक्शन की संभावनाएँ बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी अपने डिस्कशन किया, इसकी वजह से आपके आरएस बनने की संभावना बढ़ेगी। बाकी इसके अंदर जो इंट्रिंसिक पॉइंट्स है, मतलब कि व्हेन टेस्ट सीरीज़ कब जॉइन करें, इसके ऊपर भी अभी अपने आजकल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपने ये भी चर्चा करेंगे कि कोचिंग जो है या कोई कोर्स है, वो जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका लाभ होगा कि नहीं होगा, इसकी भी अपने चर्चा करेंगे। अपने ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज़ कोर्स क्या हो सकता है, कैसे पढ़ा जाए, इसकी भी अपने अगले 1-2 दिन में चर्चा करेंगे। अपने ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो इतना बड़ा महाभारत बना हुआ है या करंट अफेयर जो इतना डर लगता है, इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है? तो ये भी आने वाले 2-4 दिन में अपने डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।